इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा एक यार अपनाया है कि मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने की बिना पर इन्होंने उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने 60 साल तक ये काम किया, अब ये समाजवादी और बसपा ने ये काम किया कि इन लोगों की राजनीति ग्रहण करने से पहले का इनकी आय को आप का वो इंक्वायरी कराइए और उसका अंदाजा आपको हो जाएगा कि राजनीति ग्रहण करने के बाद इन्होंने कौन सा कारोबार किया कि जिसकी बिना पे ये हजारों करोड़ के मालिक बन गए। कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, अपराधी अपराधी है। श्री नरेंद्र मोदी जी तो एक ऐसे परिवार से निकल कर आए हैं जो बिल्कुल बहुत गरीब घर से निकल कर आए। वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये ईश्वरीय देन है, अल्लाह की देन है नरेंद्र मोदी जी। और योगी जी तो बेचारे, योगी जी का भी यही हाल है। भाई ये लोग राष्ट्र को समर्पित लोग हैं कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि हम मदरसों को मॉडलाइज करें। और मदरसों के बारे में मैं ये समझता हूँ कि सरकार को और गंभीर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका कहना है कि अपराध के प्रति उनकी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जब वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं तो एक चीज़ बार बार दोहराई जाती है कि यूपी में रहना है तो कायदे में रहना है, वरना इलाज कर दिया जाएगा। अब जब इलाज किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस इलाज को मजहब विशेष पर ले जाया जाता है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अपराध का मॉडल है वो किसी मजहब को पूर्ण रूप से टारगेट करता है। के लिए इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती शमूम काशमी साहब हैं। सर, ये बार बार का हो गया है कि जब अपराधियों पर नकेल कसी जाती है, अतीक अहमद कुख्यात अपराधी है, 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, लेकिन इसको मजहबी रंग दे दिया जाता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, ना उनकी ज़ात देखनी चाहिए, ना उनका धर्म देखना चाहिए। और एक जो आदमी निष्पक्ष होता है और वाकई कि जो ईश्वर के बंदों के साथ अगर इंसाफ की बात तो यही है कि उसमें किसी का धर्म नहीं देखना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, बल्कि अपराधी का तो कोई धर्म रह ही नहीं जाता। मेरे हिसाब से तो जो अपराध करता है वो धर्म की श्रेणी से बाहर आ जाता है। इसलिए कि धर्म तो दया और करुणा और प्यार का नाम है। ये तो अपराध करते हैं, आदमी को टेररिस्ट उसके ऊपर टेरर पैदा करते हैं और वो आतंकित करके उसके जान की, माल की हानि करते हैं। और यहाँ तक कि उसके मेंटली तौर से भी ये उसे डिस्टर्ब करते हैं। जो आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, अगर बीच में कोई ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो सारे काम उसके रह जाती है, सारे काम करते हैं। तो ये तो धर्म की डेफिनेशन से खुद ही बाहर हो जाते हैं ऐसे अपराधी। अच्छा, एक और चीज़ है, सुबह से जो है लगातार तमाम मीडिया पोर्टल्स और तमाम मीडिया चैनल्स अतीक अहमद की गाड़ी को ट्रैक कर रहे हैं और विपक्षी नेता भी योगी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं वो अतीक का इनकाउंटर ना कर दे। क्या ये बेचैनी है कि इनका इनकाउंटर हो जाए ताकि राज ना छुपे? ये क्या इसके पीछे की पॉलिटिक्स आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत क्लियर आपसे कहूं कि ये जो अपोजिशन है, पोजीशन और अपोजिशन, देखिए इनके सामने जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, वो है योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ के बारे में पहले तो ये जान लें कि योगी आदित्यनाथ का कोई अपना परिवार नहीं है। उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, बल्कि वो ईश्वर की खोज में निकले और ईश्वर के बंदों के साथ ऐसा इंसान जो ईश्वरीय खोज के लिए निकला हो, जो ईश्वर के लिए जिसका समर्पण हो, तो उसके बंदों के साथ वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। और ईश्वर ने उन्हें इस गद्दी पर बिठाया है, इस सीट पर बिठाया है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी को हानि पहुंचाएंगे। हाँ, ये उनकी मॉरली जिम्मेदारी भी है, उनका कर्तव्य भी है, उनकी जिम्मेदारी में भी आता है, उनके कार्यक्षेत्र में भी आता है कि जिस क्षेत्र के, जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश के जनमानस को शांति और न्याय मिले, ये उनका कर्तव्य है, उनका धर्म भी है। अगर वो उसमें नाकाम रहते हैं तो ये उन्हें 25 करोड़ 26 करोड़ जो यूपी के वासी हैं उन्हें भी जवाब देना होगा और ईश्वर को भी जवाब देना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे हैं वो बहुत प्यारे इंसान हैं। और इसलिए कि जो पशु पक्षियों की मैंने अक्सर मैं देखता हूँ उनकी वीडियोस, वो गाय के जो बच्चे होते हैं, जो गऊ का अभी बहुत छोटे से बछड़ा होता है, उसे कितने प्यार के साथ, स्नेह के साथ उससे खेलते हैं। और गाय, मैं आपको बताऊं उसका महत्व क्या है
कि हमारे बच्चों को, जिन माँओं को दूध नहीं उतरता, उन माँ के दूध की क्षति को पूरी करने के लिए एक गाय है। इसीलिए हमने कहा कि तुम तो हमारी माँ हो, यानी हमारी माँ के स्वरूप हो, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन माँओं को दूध नहीं उतरता, वो बच्चे तो कुपोषित रह जाते, देश कमज़ोर हो जाता। तो इसलिए गाय का तो इस समाज नहीं, समाज, देश और दुनिया पे बहुत बड़ा उनका जो है वो योगदान है। इसलिए गाय की हिफाजत करनी चाहिए। मैंने खुद गाय के बारे में पढ़ा कि गाय कितना उपयोगी है और उसकी क्यों इज्जत करनी चाहिए। उसकी हर चीज़ उपयोगी है और ये ईश्वरीय देन है हम भारत के लोगों को। और हम जब पशु का भी इतना सम्मान करते हैं कि जिन बच्चों ने हमारे गाय, जिनका माँओं को दूध नहीं उतरता था, कम हो जाता था, उन्होंने गाय का दूध पिया, तो हमने कहा तुम तो हमारी माँ हो। तो आदित्यनाथ जी तो उस संस्कृति से निकल करके आए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इन लोगों का, इन अपराधियों का धर्म देख रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अपराधी है। अगर आपके साथ में जब कोई बात बीतेगी तब आपको पता चलेगा। और उसका एक उदाहरण जीता जागता ये है कि इन लोगों की राजनीति ग्रहण करने से पहले का इनकी आय को आप का वो इंक्वायरी कराइए और उसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि इन्होंने एमएलए बनने के बाद, राजनीति ग्रहण करने के बाद इन्होंने कौन सा कारोबार किया कि जिसकी बिना पे ये हज़ारों करोड़ के मालिक बन गए। अभी जब अतीक अहमद के यहाँ रेड पड़ी, सीबीआई ने रेड डाली, तो वहाँ जो है वो मशीनें गिन रही थी, नोट गिन रही थी, जबकि आप जेल में हैं। तो आप जेल से बैठे हुए कौन सा कारोबार चला रहे हैं? तो जाहिर बात है वही कारोबार है कि किसी की ज़मीन पे जाके कब्जा कर लिया, उससे कहा कि हमारे नाम बैनामा कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसे डरा करके सस्ते दामों में ले लेना। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के अपराधियों को कंट्रोल करना चाहिए। और मैं तो इसलिए भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमने तो एक आंदोलन इस पे चलाया और उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के अंदर से करप्शन ख़त्म हो और करप्शन का ख़ात्मा हो। और जब करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हर आदमी को न्याय मिलेगा। और करप्शन करने वाला जो है वो सी ग्रेड से शुरू होता है। हम तो उस पर अंकुश लगाना चाहते थे। उसमें हमारे जो हमारे साथी थे, आज उनमें से एक जेल में है, मनीष सिसोदिया। हम यही कहा करते थे 12 साल के बाद, यानी 12 साल के बाद आज इनकी असलियत लोगों के सामने आई है। इसीलिए तो हमने कहा था कि जैसे योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हम ज़ीरो टॉलरेंस अपनाते हैं अपराध के बारे में और इसी तरह से अपराधियों के बारे में, तो हमने भी यही बात की थी कि भाई हमें करप्शन फ्री इंडिया करना चाहिए। तो उस वक्त इन लोगों ने जो है देश के साथ धोखा किया। वो तो खुदा भला करे श्री नरेंद्र मोदी जी का कि वो आए और उन्होंने आने के बाद 2014 में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उस पर लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया। आज पूरे देश के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, आप चले जाइए, सड़कों का जाल बिछा दिया है। हमारा समय बच रहा है, हमारा ईंधन बच रहा है, हमारा टाइम बच रहा है, हम समय पे पहुंचते हैं। ये विकास कार्य है। रह गई थोड़ी बहुत जो महंगाई की बात लोग करते हैं, जो अपोजिशन वावेला मचाता है, भाई महंगाई तो पूरे विश्व के अंदर ये वैश्विक चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि इस पे भी हम कंट्रोल करेंगे। और हमने महंगाई तो मैं समझता हूँ कि इसे तो हम झेल सकते हैं। और उस झेलने के लिए ये है कि मैं एक बहुत बड़ा एक मैसेज देना चाह रहा हूँ देश और प्रदेश के लोगों को, आपके माध्यम से, कि मेरे देश के लोगों, 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य सामग्री फ्री मिल रही है, इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। ये वो अवसर क्या है कि तुम अपने आमदनी को इस तरह से बढ़ाओ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ और अपनी गरीबी को कम करो। और वो गरीबी तुम्हारे कम करने का रास्ता यही है कि आज जब तुम्हारे घर का सामान फ्री आएगा तो कम से कम तुम घर में मत बैठो, मेहनत करो। मौलाना साहब, मैं इसी पे आपको रोकूंगा। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ मदरसे के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, लगातार सभी 30 त्योहारों पर शांति बनी रहे उसकी अपील करते हैं, पुलिस बल को मुहैया करवाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, लगातार सभी कौम के लोगों के साथ बैठते हैं, वहीं जब वो अपराधियों पर हाथ लगाते हैं, जो राजूपाल की पत्नी हैं, जिनकी हत्या हुई, वो राजूपाल की पत्नी इस वक्त समाजवादी पार्टी में है और पहले ये जो अतीक अहमद साहब हैं वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। अब उनकी बीवी बसपा से मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी, तभी ये कांड हो गया। यहाँ पे सब कुछ सपा बसपा में अंदर बाहर हो रहा है।
लेकिन आरोप जो है राजनीति का वो भाजपा पे लग रहा है। नहीं, यही तो बात है ना। देखिए, असल में इन्होंने एक सीधे साधे वर्ग को, मुसलमानों का जो वर्ग है वो वोट बैंक की तरह 60 साल से मैं देख रहा हूँ कि 60 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें वर्गलाया। पहले तो उन्हें कहा कि आरएसएस जो है वो तुम्हारे यहाँ, आरएसएस और बीजेपी तुम्हें यहाँ से निकाल देगी, तुम्हारी नागरिकता ख़त्म कर देगी, लोगों में भय पैदा किया। उसके बाद फिर जो है वो सीएए के ऊपर एक जो कानून आया, जो हमारे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू भाई वहाँ प्रताड़ित हैं या सिख भाई, तो उनके लिए जब बताया कि हम उन्हें यहाँ नेशनलिटी देंगे तो इन्होंने कहा मुसलमानों को भी लाओ। भाई, मुसलमानों के पास वो मुल्क है, वो अपने मुल्क में वो तो दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें कौन प्रताड़ित करेगा। तो उस वक्त इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा एक हथियार अपनाया है कि मुसलमानों के अनएजुकेटेड होने की बिना पर इन्होंने उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने 60 साल तक ये काम किया, अब ये समाजवादी और बसपा ने ये काम किया। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने ये कहा कि मदरसा मॉडलाइजेशन का, क्योंकि मैं मदरसा मॉडलाइजेशन में सदस्य हूँ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में, तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि हम मदरसों को मॉडलाइज करें। और मदरसों के बारे में मैं ये समझता हूँ कि सरकार को और गंभीर होना चाहिए, ताकि ये मदरसों का निज़ाम अगर सही हो जाता है तो इसके ज़रिए से सरकार बहुत सारी योजनाएं सीधे मुसलमानों तक पहुँचा सकती है। इसलिए कि ये हर मस्जिद में एक इमाम है जो मदरसे का पढ़ा लिखा होता है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को मैं एक सीधा आपके ज़रिए से एक मैं सुझाव भी देना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा जो है पीस की मीटिंग करते हैं, मैं उन मीटिंगों में खुद भी मैं गया हूँ और आपकी उस पीस की मीटिंग का एक मैसेज भी जाता है कि हमारा पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जो है जब अपना मैसेज देते हैं तो वो घर घर तक पहुँच जाता है। तो मैं आपसे, मेरा ये कहना है कि मदरसों का मॉडलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए, उनका एक सिलेबस ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर कुरान और हदीस दोनों हों और उसके साथ साथ समाजियात हों, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मुख्य धारा में जुड़ करके देश की और राष्ट्र की सेवा कर सकें और वो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी में कोई भेदभाव ना करें। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है क्या है कि इन्होंने मुसलमानों को यहाँ ला के खड़ा कर दिया कि मुसलमानों की जैसे कि जिम्मेदारी हो कि भाजपा को हराने की। भाई, मैं ये कहता हूँ, मैं आम तौर से इसका असर भी देख रहा हूँ कि मुसलमानों से कहता हूँ कि तुमने बहुत हरा के देख लिया, अब तुम जिताने की अपील करो और इन लोगों से कहो जो तुम्हारे पास आए कि तुम अपने घर बैठो। जैसे आपने ये 9 साल प्रधानमंत्री के और 6 साल जो है वो योगी आदित्यनाथ के देखे हैं, और इसी तरह से जो उत्तराखंड हो या और अन्य जगहें हों। अब देखिए उत्तराखंड के अंदर जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे जबरन धर्मांतरण। अब ये जबरन जो धर्मांतरण करते हैं इसका कोई भी ताल्लुक किसी भी धर्म से नहीं हो सकता। आप जबरन किसी को या लोभ लालच दे करके आप किसी का धर्म परिवर्तन कराएं, नहीं भाई, हमें तो हृदय परिवर्तन करना चाहिए। हम तो उसी ईश्वर की, यानी माननीय मोहन भागवत जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। अभी लाल किले पे उन्होंने जो ये एक किताब का इजरा करते हुए उसका जो सामवेद का जो ट्रांसलेट किया है इकबाल दुर्रानी साहब ने, उसका विमोचन किया माननीय डॉक्टर भागवत जी ने। तो उन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान की उत्पत्ति तो दोनों एक ही तरह से होती है और हमारे जाने के रास्ते अलग हो सकते हैं, मगर मंजिल तो हमारी एक ही है। और यही सारे धर्म कहते हैं, मैंने भी धर्म को यही पढ़ा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं है, अपराधी अपराधी है, चाहे उसका नाम अतीक हो, चाहे उसका नाम नवीन हो, चाहे उसका नाम ब्रजेश हो, उसका कोई भी नाम हो, हिंदी में नाम हो या अरबी में नाम हो, इन लोगों को नियंत्रित करना ही चाहिए ताकि आम जनमानस इत्मीनान और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। अच्छा मौलाना साहब, कई ऐसे फैसले होते हैं जैसे बुलडोज़र का चलना, लगातार बुलडोज़र चल रहा है, अपराध नियंत्रण का एक मॉडल है, इसको लेके कई लोग हाई तौबा मचाते रहते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं योगी आदित्यनाथ जी को मैं ये मानता हूं कि उनके दिमाग की दाग देता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। मैं स्कूल में पढ़ाता था, एक टीचर था, तो मैं ये देखता था कि स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर
2-4 बच्चे होते थे जो बहुत शैतान होते थे, वो सारे बच्चों को प्रभावित करते थे। तो मेरी कार्यशैली ये थी कि मैं एक बच्चे को पहले सारी क्लास को ये एहसास कराता था कि देखो ये बदमाशी कर रहा है, फिर उसे मैं टाइट करता था। यानी मैं उसे फिजिकली तौर से नहीं, बल्कि उसे ऐसी मैं सज़ा देता था कि पूरी क्लास देखती थी कि भाई सब के सब कंट्रोल में आ जाते थे। तो आज योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बिल्डोज़र किसी एक अपराधी की चला, जो छोटे मोटे अपराधी हैं वो तो खुद ब खुद ही दाएं बाएं हो जाएंगे और लोगों के ऊपर उन्हें अपराध करने में डर लगेगा। इसलिए आज हमारे यानी योगी जी की के बिल्डोज़र की जो तारीफ़ हो रही है विदेशों में, वो इसीलिए तो हो रही है कि अपराध कंट्रोल हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। आप अपराध को उस वक्त रोक तो नहीं सकते। आप खड़े हैं, मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, आपके साथ हो जाए, मगर उसके बाद जो सज़ा मिलती है, और वो सज़ा अगर सख्त होगी तो 100 लोग नहीं, हज़ारों करोड़ों लोगों पे मैसेज पहुंचता है। इसलिए ये बिल्डोज़र की कार्रवाई जो योगी जी ने शुरू की है, ये बहुत उचित है। ऐसा होना चाहिए, अपराधियों को डर लगना चाहिए। वो दूसरों को आतंकित करते थे, उन्हें भी आतंकित होना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ बड़ी बात है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि व्हाट्सएप पे जो अतीक अहमद की वाइफ है शाइस्ता परवीन, वो मैसेज करती है कि हमारे ख़ानदान की इज्जत वापस लानी है, ऐसा धमाका करो कि चारों ओर गूंज जाए। ये अतीक अहमद जैसे जो गैंगस्टर्स होते हैं, वो समाज के लिए खतरा है। वो हर एक धर्म के लोगों को, हर एक मज़हब के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बार बार जब ये मज़हब की आड़ में एक छुपने की कोशिश करते हैं, या मौलाना तौकीर रज़ा या मदनी साहब, इन जैसे लोगों का उदाहरण बना के पूरी एक जमात को जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ तक सही है? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, यही तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं कि ये उस चीज़ को ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे पूरे धर्म का और पूरी कम्युनिटी का मामला हो। मैं यही बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये ना कम्युनिटी का मामला है, ना ये धर्म का मामला है। अगर कोई अपराधी एक अपराध कर रहा है, वो अपराध से बाज आ जाए, अपने आप को अपराध से अलग कर ले, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई अगर आप अपराध भी करेंगे और आप ये भी चाहें कि साहब आप जो है उसका विक्टिम कार्ड भी खेलें, तो मैं समझता हूँ कि उनकी पत्नी का ये कृत्य अच्छा नहीं है। और मुसलमानों को भी ख़ास तौर से मैं ये मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपको इन जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप अपने बच्चों को एजुकेशन दो, मुख्य धारा से जुड़ो। आप बच्चों का जहन बनाओ कि राष्ट्र है तो हम हैं, और राष्ट्र नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे। मैं एक उदाहरण के तौर से देना चाहता हूँ कि जब नादिर शाह दिल्ली के अंदर आया और उसने यहाँ लूटपाट मचाई, तो उसने जो हमारी बहनों की और हमारी माँ बहनों की जो बेइज्जती की, तो उसमें उसने ये नहीं देखा कि इसका धर्म क्या है। यहाँ से सारी चीज़ें लूटपाट करके ले गया था, यहाँ के हीरे जवाहरात। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपराधी को अपराधी की तरह देखिए, उसके धर्म का चश्मा मत लगाइए, बल्कि अपराधियों को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो आपको गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मुसलमान नौजवान जो अब आ रहे हैं वो एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस सरकार ने बगैर भेदभाव के काम किया है, इसलिए कि जब कच्चे मकान दिए, उनके पक्के मकान बने, इसी तरह से खाद्य सामग्री उन्हें मिली, इसी तरह से जो टॉयलेट बनवाए प्रधानमंत्री ने, तो इसी तरह से मुख्यमंत्री ने, जितने जहाँ जो काम हो रहा है वो बहुत निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि अपराधियों को सपोर्ट करना छोड़िए। अपने आप को, अगर आप इस्लाम को मानते हैं और कुरान को मानते हैं और अल्लाह को मानते हैं, तो आपका तो सबसे पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि अल्लाह पाक तो फितनों को पसंद नहीं करता। मैं कुरान की एक आयत इस बारे में कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने कहा अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, यानी फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा भयंकर है। और फितना क्या होता है? इन अपराधियों का लोगों समाज में एक डर पैदा हो जाता है, और समाज के लोग आतंकित होकर के अपने घर से निकलना बंद कर देते हैं, या वो उनकी जायदाद को खुरद-बुरद कम पैसों में ख़रीद करके ये लोग ऐसा करते। तो मैं ये समझता हूँ कि इन अपराधियों का कोई धर्म नहीं है और उनसे कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल और उसके साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है और नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, वो इस देश को आगे लेके जा रहा है? देखिए, दोनों मॉडल जो है मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि यही अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी, मायावती की भी सरकार हुआ करती थी, जब हम देखते थे कि इन्हीं मुख्तार अंसारी का, अतीक अहमद का बोलबाला था।
उनके घर के आगे जो है पुलिस का पहरा रहता था, बड़े बड़े अफसर वहाँ पहुँचा करते थे। और आज वही अतीक अहमद गुजरात से यूपी आना नहीं चाहता था। नहीं देखिए, आपको बताएं कि दोनों जो मॉडल हैं, यानी प्रधानमंत्री की जो टीम है, मैंने यही तो बता रहा था कि प्रधानमंत्री की टीम जो यहाँ से चली है, उत्तराखंड, यूपी, इसी तरह से आप जो है वो कर्नाटका, इसी तरह से मध्य प्रदेश, तो महाराष्ट्र तक चले जाइए आप, तो हर जगह जो मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का, उसमें कहीं भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी जब से आए हैं, अपराधियों ने यूपी छोड़ दिया है। आम जनमानस बड़े इत्मीनान से वहाँ हैं। चोरियाँ बंद हो गई हैं, डकैतियाँ बंद हो गई हैं। और अब जैसे अगर किसी ने की तो उसे सज़ा ऐसी मिली कि दूसरे देखने वाले भी जगह छोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बगैर किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ और एक आपके माध्यम से कि जो आज जो विपक्ष वावेला मचा रहा है, दरअसल श्री नरेंद्र मोदी जी तो एक ऐसे परिवार से निकल कर आए हैं जो बिल्कुल बहुत गरीब घर से निकल कर के आए हैं। वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये ईश्वरीय देन है, अल्लाह की देन है नरेंद्र मोदी जी। और योगी जी तो बेचारे, योगी जी का भी यही हाल है, वो किसी बड़े घर के अंदर पैदा नहीं हुए। भाई ये लोग राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सबको इस राष्ट्र को मिलकर अच्छा बनाना चाहिए। यहाँ एजुकेशन भी सस्ती होगी, यहाँ अनाज भी सस्ता होगा, आने वाले दिनों में सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बढ़िया होंगी। ज़रा अपने आप को ठीक करके तो रखो, टैक्स समय पर टैक्स भरो, समय पर जो है आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, फिर देखिए किस तरह से देश और प्रदेश में हमारा पूरी दुनिया में नाम होगा।